स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्रम और तिरुवक्कम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए. गीतों का संकलन, बी. प्राचीन भारत में बंदरगाह, सी. जैन संप्रदाय, डी. गुफा चित्रकारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. गीतों का संकलन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तीव्रम और तिरुवक्कम 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच नए धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ, जिनका नेतृत्व नयनारो यानी शिव के भक्त संत और अलवारो यानी विष्णु के भक्त संत ने किया। 63 नयनार थे जो विभिन्न जाति पृष्ठभूमि से संबंधित थे, जैसे कुम्हार, अछूत, श्रमिक, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे अप्पार, संबदर, सुंदरार और मणिक्कवसागर। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, अर्थात तीव्रम और तिरुवक्कम, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया गया था, जिसमें उल्लेख है कि आवश्यकता होने पर संसद ऐसे निकाय का गठन कर सकती है। 2. इसका गठन भारत में केंद्र राज्य के साथ अंतर्राज्य समन्वय एवं सहयोग को बढ़ावा देने हेतु किया गया था। 3. पुंछी आयोग ने सुझाव दिया कि इस परिषद को एक स्थायी निकाय के रूप में बने रहना चाहिए। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया गया था, जिसमें उल्लेख है कि आवश्यकता होने पर राष्ट्रपति ऐसे निकाय का गठन कर सकते हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसका गठन भारत में केंद्र राज्य के साथ अंतर्राज्य समन्वय एवं सहयोग को बढ़ावा देने हेतु किया गया था, अतः कथन 2 सही है। वर्ष 1988 में सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया कि इस परिषद को एक स्थायी निकाय के रूप में बने रहना चाहिए और वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से इसे अस्तित्व में लाया गया, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निवेश के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संदर्भ में PN3 प्रस्तावों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए. इसके लिए सभी प्रस्तावित निवेशों हेतु पर्यावरणीय स्थिरता का गहन मूल्यांकन आवश्यक है। बी. इसके अनुसार सभी निवेश प्रस्तावों में स्वीकृति से पहले जोखिम मूल्यांकन एवं शमन रणनीतियों को शामिल किया जाना चाहिए। सी. PN3 के अनुसार सभी निवेश प्रस्तावों की स्वीकृति से पहले निवेश पर न्यूनतम अनुमानित प्रतिफल यानी ROI को ध्यान में रखना आवश्यक है। डी. इसके लिए FDI नीति के अनुसार सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। PN3 प्रस्ताव ऐसे प्रस्ताव हैं जिनके लिए वर्ष 2020 में संशोधित FDI नीति के प्रावधानों के तहत सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से होने वाले अवसरवादी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सीमित करना है। PN3 के तहत यह शामिल है कि यदि कोई निवेश करने वाली इकाई भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश में स्थित है या इस निवेश का लाभ प्राप्त करने वाला स्वामी भारत में हो या ऐसे किसी पड़ोसी देश का नागरिक हो, तब FDI की अनुमति केवल सरकार की पूर्व स्वीकृति से ही दी जाएगी, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना भारतीय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। 2. इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और भर्ती के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना भारतीय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी के रूप में की गई थी। यह एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर परीक्षा संगठन है, अतः कथन 1 सही है। इसका प्रमुख उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और भर्ती के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करना है, जैसे कि JEE मेन, नीट, UG, CMAT और GPAT, अतः कथन 2 सही है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, स्टैंड अप इंडिया योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह योजना प्रति बैंक शाखा से SC या ST जनजाति के कम से कम एक उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक के बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है। 2. इस योजना के तहत ऋण केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है। 3. यह ऋण केवल विनिर्माण क्षेत्र में एक नया उद्यम स्थापित करने हेतु दिया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्टैंड अप इंडिया योजना
स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य बैंकों की प्रति बैंक शाखा से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कम से कम एक उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना है। अतः कथन एक सही नहीं है। इस योजना के तहत ऋण केवल ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है। इस संदर्भ में ग्रीन फील्ड से आशय विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र और कृषि से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित लाभार्थी द्वारा पहली बार स्थापित किए जाने वाले उद्यम से है। अतः कथन 2 सही है। एससी या एसटी या महिला उद्यमियों द्वारा विनिर्माण, कृषि से जुड़ी गतिविधियों और सेवा या व्यापार क्षेत्र में एक नया उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, असाधारण राजस्व त्वरण ऋण कभी कभी समाचारों में निम्नलिखित के संदर्भ में देखा जाता है। ए आसियान, बी ब्रिक्स, सी G20, डी G7। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी G7। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। असाधारण राजस्व त्वरण ऋण। ग्रुप ऑफ 7 के नेताओं ने रूस के विरुद्ध युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए $50 बिलियन का ऋण देने पर सहमति व्यक्त की है। इस फंडिंग को असाधारण राजस्व त्वरण ऋण के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य यूक्रेन की सैन्य, बजट और पुनर्निर्माण आवश्यकताओं का समर्थन करना है। यह फंड यूक्रेन को दान के रूप में सहायता प्रदान करेगा, इसलिए यूक्रेन को ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी। रूसी परिसंपत्तियों के निवेश से होने वाले लाभ का उपयोग ऋण चुकाने के लिए किया जाएगा। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त सांविधिक निकाय है। 2. यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत संचालित होकर सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और उसे बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त सांविधिक निकाय है। अतः कथन 1 सही है। FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है और देश भर में 8 क्षेत्रों में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। FSSAI भारत में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को विनियमित और पर्यवेक्षण करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और संवर्धन हेतु उत्तरदायी है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस पर वर्ष 2020 के रियाद शिखर सम्मेलन में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। 2. इसका उद्देश्य भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाला एक व्यापक परिवहन नेटवर्क बनाना है, जिसमें रेल, सड़क और समुद्री मार्ग शामिल है। 3. भारत अमेरिका और यूरोपीय संघ IMEC के हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। सितंबर 2023 में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। IMEC का लक्ष्य भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाला एक व्यापक परिवहन नेटवर्क बनाना है, जिसमें रेल, सड़क और समुद्री मार्ग शामिल है। अतः कथन 2 सही है। इसमें एक विद्युत केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई स्पीड डेटा केबल भी शामिल होगी। भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, इटली, फ्रांस और जर्मनी IMEC के हस्ताक्षरकर्ता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होने वाला रोग है। 2. टीबी रोग का टीका बेसिल कैलमेट गुएरिन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है। टीबी रोग वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जब फेफड़ों की टीबी से पीड़ित लोग खांसते, छींकते या थूकते हैं, तो इससे टीबी के कीटाणु वायु में विसर्जित होते हैं। अतः कथन 1 सही है। बेसिल कैलमेट गुएरिन ट्यूबरकुलोसिस का एक टीका है। इसका नाम इसके आविष्कार को अल्बर्ट कैलमेट और केमिली गुएरिन के नाम पर रखा गया है। अतः कथन 2 सही है। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। 1. यह व्यापार मार्गों का एक वृहद नेटवर्क था जो यूरोप के अटलांटिक समुद्र तट को एशिया के प्रशांत तट से जोड़ता था।
2. यह समरकंद, बेबीलोन और कॉन्स्टेंटिनोपल से होकर गुजरता था। 3. इस मार्ग का उपयोग सोने और कीमती पत्थरों के परिवहन के लिए किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग उक्त विशेषताओं को परिभाषित करता है? A. सिल्क रोड, B. स्पाइस रूट, C. इंसेंस रूट, D. एम्बर रोड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A. सिल्क रोड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सिल्क रोड यूरोप के अटलांटिक समुद्र तट को एशिया के प्रशांत तट से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्गों का एक विशाल नेटवर्क था, जिसका इतिहास 1500 वर्षों से अधिक पुराना है। इसका नाम इस मार्ग के सुदूर पूर्वी छोर पर स्थित चीन से होने वाले आकर्षक रेशम के व्यापार के कारण रखा गया था। रेशम के अलावा इस मार्ग का उपयोग मसालों, सोने तथा कीमती पत्थरों जैसे अन्य वस्तुओं के व्यापार हेतु किया जाता था। यह मार्ग समरकंद, बेबीलोन और कुस्तुनतुनिया सहित कई महत्वपूर्ण शहरों एवं राज्यों से होकर गुजरता था। सिल्क रोड का इतिहास 1500 वर्षों से भी अधिक का है, जिसे पारंपरिक तौर पर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। करीबा झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आयतन के संदर्भ में यह विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील और जलाशय है। 2. यह जाम्बिया और अंगोला की सीमा पर स्थित है। 3. चेटे और चिरंका द्वीप कैरिबा झील में स्थित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।